हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है और इसको किस तरह से काम में लिया जाता है। हर कंपटीशन एग्जाम में इस इंजीनियरिंग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते हैं। और ये कहीं ना कहीं पादप जगत के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आज जितने भी हाइब्रिड प्लांट हम देखते हैं, जितने भी हाइब्रिड फसलें हम देखते हैं, उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान है। तो समझते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये आनुवांशिकी क्या है, अभियांत्रिकी, यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक का मतलब आनुवांशिक है, इंजीनियरिंग का मतलब अभियांत्रिकी, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो कुल मिलाकर बात ये करते हैं कि जेनेटिक्स का जहाँ पोर्शन आता है तो इसका मतलब सीधा सा यहाँ पर डीएनए आरएनए से ये संबंधित है, यानी जो डीएनए है और जो आरएनए है इन्हीं से ये संबंधित है। यानी कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे कि डीएनए आरएनए में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। अब हमें अगर मनवांछित लक्षण प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं उसके मनवांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए के खंडों में बदलाव करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे मान के चलो कि किसी भी पादप या फिर किसी भी जंतु में किसी भी तरह की आनुवांशिक जो कमी कमजोरी है उसको रिपेयर करने का काम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किया जा रहा है। और रिपेयर करने के बाद में फिर उसकी उपज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आज पढ़ेंगे अपन आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन। अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन क्या है, रिसोर्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन है। अब हमें क्या करना है कि कोई डीएनए अपने पास है, ये लंबाई में अपने पास डीएनए है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। अब मेरे पास यहाँ पर कोडिंग है। अब मुझे पता है कि ये मेरे पास किसी जंतु की या किसी पादप की कोडिंग है। जैसे मान के चलो मेरे पास ये किसी पादप की कोडिंग है। अब जैसे इस पादप की कोडिंग मैंने 2 पादप लिए। अब मेरे एरिया में क्या था कि जो टमाटर की फसल थी उसकी पैदावार तो अच्छी थी, लेकिन वो 2 दिन में खराब हो जाती थी। लेकिन मैं जब बाहर से मार्केट से जब मैं दूसरी जगह से टमाटर को मंगा रहा हूं तो उसके टमाटर की फसल की मिठास अच्छी तो नहीं थी, लेकिन वह खराब जल्दी नहीं होती थी। वह खराब जल्दी नहीं होती थी, यानी देसी टमाटर जल्दी खराब हो रहा है और विदेशी टमाटर जल्दी खराब नहीं हो रहा है। लेकिन देसी टमाटर की मिठास ज़्यादा है, मतलब ये अच्छा लगता है, और विदेशी टमाटर अच्छा नहीं लगता है। तो इसका लाभदायक लक्षण तो एक भैया ये क्या लगता है, स्वाद में अच्छा लगता है, और ये स्वाद में अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसकी एक कमी है कि ये दूसरी इसकी कमी है कि ये 2 दिन 4 दिन में खराब, 3 दिन में खराब हो जाता है। अब ये जब 3 दिन में खराब हो जाता है और ये लगभग 7 से 8 दिन तक चल जाता है, तो यानी इसका एक फायदा इसका भी और एक नुकसान इसका भी, एक फायदा इसका भी और एक नुकसान इसमें, ये स्वाद में कम मीठा है। जब ये कम मीठा है और ये अच्छा मीठा है, ये 3 दिन चल रहा है, वो 7 8 दिन चल रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इन दोनों के लक्षणों को मैं क्या करूं, इन दोनों के लक्षणों को जो अच्छे लक्षण हैं उनको मैं यहां से निकाल कर एक नई जनरेशन को बना दूं। तो यानी इसका स्वाद में ले लूं और इसका लंबे चलने वाला टाइम पीरियड में ले लूं, बाकी इन दोनों को हटा दूं। ठीक है। अगर ये कमजोर लक्षण मैंने इन दोनों के डीएनए से हटा दिए तो मेरे पास एक जो नया डीएनए बनेगा, उस डीएनए के अंदर क्या होगा, उस डीएनए के अंदर दोनों ही लक्षण आ जाएंगे। तो उस डीएनए के अंदर क्या होगा, वह स्वाद में अच्छा भी होगा और साथ में लंबे टाइम तक वह चल भी पाएगा। तो यानी कुल मिलाकर बात में समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मुझे क्या करने हैं, मन वांछित लक्षण प्राप्त करने हैं। तो आज जितनी भी हाइब्रिड आप चीज़ें देखते हो, वह हाइब्रिड चीज़ें जो है वह जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ही बनाई जा रही है, जिससे हमारी उपज बढ़ सके, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। तो वह सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके कौन कौन से भाग हैं।
वह सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो इसके साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है प्रतिबद्ध एंजाइम, जिसे रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये होता क्या है? तो इनको क्या कहा जाता है? आणविक कैंचियां भी कहा जाता है। यानी ये क्या करते हैं कि हम जो डीएनए अपने शरीर के अंदर होता है, जो डीएनए अपने पास पाया जाता है या आरएनए जो पाया जाता है, इस डीएनए आरएनए को काटने के लिए जो कैंचियां काम में ली जाती है, उन्हें ही आणविक कैंचियां कहा जाता है। और वो कैंची कौन सी है? रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो एंजाइम है, ये डीएनए को काटने का काम करते हैं। अब डीएनए को काटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? डीएनए को काटने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक लंबा है, बहुत लंबा डीएनए है। अब इस लंबे डीएनए में मैं चाहता हूं कि इसका मेरे को एक वांछित लक्षण, तो आप जानते हो कि डीएनए हमारी शरीर की संपूर्ण लंबाई को मतलब संपूर्ण शरीर को बनाने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। अब जैसे मान के चलो मेरे शरीर में किसी तरह की कोई कमी कमजोरी आ गई, यानी आनुवांशिक रूप से मेरे शरीर में कोई त्रुटि आ चुकी है, तो उस त्रुटि को काट कर, यानी उस त्रुटि को दूर करने के लिए मुझे उस कोडिंग के बारे में पता लगाना पड़ेगा जिस कोडिंग की वजह से वह त्रुटि आ रही है। आज जब मैंने उस कोडिंग के बारे में पता लगा लिया, तो इस कोडिंग को मेरे को यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? मेरे शरीर में त्रुटि पैदा कर रही है। यानी इस डीएनए के अंदर एक छोटी सी कोडिंग है जिसकी वजह से मेरा शरीर में त्रुटि है, यानी कमी है। तो मैं इस कोडिंग को यहां से क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। हटाऊंगा किसकी मदद से? वो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हटाऊंगा। ठीक है। और ये रेस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लियस एंजाइम है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम भी कौन से प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो पहला तो है एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम और दूसरा है एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम। यानी पहला एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम और दूसरा एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम। तो समझ लेते हैं कि एक्सो और एंडो में क्या अंतर है। अगर ये कोई डीएनए है मेरे सामने, वापस मैं बना देता हूं, ये कोई मेरे पास कोई डीएनए है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। ठीक है। उल्टा भी आप लिख सकते हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है। ये दो पैरेलल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये मेरे पास कोई डीएनए है और ये इसकी कोडिंग है, जैसे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है। तो मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमेशा साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा और एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड, जैसे कोई कोडिंग है। अब यहां पर मुझे क्या करना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मुझे हेल्प लेनी है। अगर मैं एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के अगर डीएनए को काटने के लिए हेल्प लेता हूं, तो मैं डीएनए को एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस हमेशा डीएनए को किनारों से ही काटेगा, हमेशा इस जगह से डीएनए को काटेगा। ठीक है। तो एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस का मतलब ये है कि ये हमेशा डीएनए को या आरएनए को कहां से काटता है? किनारों से काटता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। अगर डीएनए को मुझे किनारों से काटना है तो कहीं ना कहीं मुझे कौन से एंजाइम की एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम की मुझे क्या लेनी पड़ेगी? हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर मुझे उस कोडिंग को अगर बीच में मुझे आइडेंटिफाई हुआ है कि नहीं ये डीएनए के बीचों बीच ये कोडिंग है और बीच में से मुझे इसको काटना है, तो अगर डीएनए को बीच में से काटना है आपको, तो फिर आपको एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी डीएनए को अगर आपको बीच में से काटना है तो फिर यहां पर कौन आएगा? यहां पर आएगा एंडो। और यहां पर कौन आएगा? जो किनारों से अगर काटना है तो यहां आएगा एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है। तो समझ में आई बात। प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं या रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जो डीएनए को काटने के लिए काम आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है, डीएनए आरएनए को काटने के लिए। ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक्सो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस और दूसरा एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम। एक्सो डीएनए को किनारों से काटता है, जबकि एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस डीएनए को बीच में से काटने का काम करता है। अरे काटना वाटना क्यों जरूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डीएनए की त्रुटियां जो है उसको दूर करने के लिए इन रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम को काम में लिया जाता है।